हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर सीईटी से रिलेटेड जो भी क्लासेज, जॉब इन्फॉर्मेशन वगैरह हो या फिर करंट अफेयर की क्लासेज हो, हर रोज़ आपके लिए एक नए क्लास ज़रूर लेकर आते हैं। दोस्तों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर दोस्तों सीईटी क्रैश कोर्स अब जल्दी शुरू होने वाला, चाहे करंट अफेयर की क्लासेज हो या फिर आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस की क्लासेज लगातार एनसीईआरटी से आएंगी और साथ के साथ करंट अफेयर और जॉब इन्फॉर्मेशन की वीडियो भी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में जो सीईटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वे जिक्र करता हूँ उनका मैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 2013 को किस वर्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में दोस्तों घोषित किया था? यूएन जो दोस्तों, पहले यूएन की बात करता हूँ, पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ जो दोस्तों। तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसने 2013 को दोस्तों जल सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। जल सहयोग अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था 2013 का वर्ष। इसी तरीके से हर वर्ष को दोस्तों यूएन क्या है किसी न किसी जो है ना वर्ष में घोषित करता है। जैसे 2022 दोस्तों मोटे अनाज और बाजरा के रूप में घोषित किया है, वो भारत का है दोस्तों, लेकिन यूएन जो है उसका अलग है। तो यूएन की बात करता हूँ मैं। यूएन की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को और उसका मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क में। और भारत दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों पूछे जा चुके हैं और भारत इसका मेंबर है 1945 से, यानी इसकी स्थापना हुई तभी से भारत इसका मेंबर है। ये तीनों चारों क्वेश्चन, स्थापना, मुख्यालय और भारत कब से इसका मेंबर है दोस्तों, और यूएन दिवस 24 अक्टूबर को, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पिछले प्रीवियस हरियाणा के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। और साथ के साथ अगर आप लिख रहे हो तो दोस्तों जो पेन डाउन जरूर करिएगा इन एक्स्ट्रा फैक्ट के क्वेश्चंस को जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वातपोत्सर्जन दोस्तों, जो वेपराइजेशन होता है उसकी दर को मापने के लिए कौन सा उपकरण है? यानी कि जो वातपोत्सर्जन यानी कि जो वेपराइजेशन होता है दोस्तों उसको किस द्वारा हम मापते हैं? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों पोटोमीटर। पोटोमीटर ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम वातपोत्सर्जन की दर को माप सकते हैं कि कितनी स्पीड से वातपोत्सर्जन हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी से आया है, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 1990 में एक अंतर्राज्य परिषद किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो दोस्तों देखिए, जो अंतर्राज्य परिषद स्थापित की गई थी 1990 में, वो की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति ने स्थापित किया था। एक अलग क्वेश्चन है दोस्तों, जो अन्य तीन की तुलना में अधिक धूप को दर्शाता है। यहाँ पर दोस्तों जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन उठाया गया था, ऑप्शन दिए गए थे उस तरीके से। तो जो अन्य तीन है उनकी तुलना में अधिक धूप को कौन दर्शाता है? ताज़ा बर्फ़ से ढकी भूमि दोस्तों। ताज़ा बर्फ़ से ढकी भूमि क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, ऊपर बर्फ़ होगी, नीचे धरती होगी, तो जैसे ही धूप निकलेगी बर्फ़ पिघल कर चलना शुरू कर देगी, इस तरीके से दोस्तों, यानी कि जो धूप को दर्शाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोम प्रकाश अखबार की शुरुआत किसने की थी? बिल्कुल हिस्ट्री से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन है दोस्तों। सोम प्रकाश अखबार की शुरुआत की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दोस्तों सोम प्रकाश जो अखबार है उसकी शुरुआत की थी। किस पदार्थ में गलनांक नहीं होता? तो दोस्तों देखिए, ग्लास में गलनांक नहीं होता। सबसे पहले आपको गलनांक वर्ड का मीनिंग बताना चाहिए। गलनांक क्या है? गलनांक देखिए दोस्तों, ये तीन टर्म है, गलनांक, क्वंतनांक और इनके अलावा एक और है। तो क्वंतनांक होता है दोस्तों जो भी पदार्थ है वो किस तापमान पर उबलता है, यानी लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास सभी का जो है क्वंतनांक होता है। तो गलनांक पॉइंट होता है दोस्तों किस तापमान पर वो चीज़ गलती है, यानी कि एक दूसरे में चेंज हो जाती है, यानी कि जो अपने तापमान पर दोस्तों वो चीज़ दूसरी अवस्था में चेंज हो जाती है, यानी कि गल जाती है। तो क्या है, यानी कि अपनी अवस्था चेंज कर लेती है। तो ग्लास देखिए दोस्तों ऐसा जो गलनांक नहीं होता, यानी कि ग्लास के क्या दोस्तों हम टुकड़े वगैरह करके चूर वगैरह करके तो उससे चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कि ग्लास में गलनांक नहीं हो सकता। अगर देखिए बर्फ़ का गलनांक देखेंगे तो आप 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जम जाएगी, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर जितना भी तापमान जाएगा तो वो गलनांक नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वो क्वंतनांक होता जाएगा। उससे ऊपर जो पानी गर्म होता जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाएगा। तो ये है दोस्तों गलनांक और क्वंतनांक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों के कितने वोट हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का 1 वोट होता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र में क्या है दोस्तों, 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो जो 10 अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों उनकी हर 2-3 साल में जो बदली हो जाती है, यानी कि नए जो देश हैं वे उनमें ऐड हो जाते हैं। और जो स्थायी वोट होते हैं दोस्तों वो 5
जो स्थायी सदस्य हैं उनके वोट होते हैं, और भी जो एक्स्ट्रा 10 हैं दोस्तों उनके भी वोट होते हैं, लेकिन जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण वोटिंग इसमें होती है दोस्तों। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं? यानी कि दोस्तों भारत में देखिए कौन सा वो ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे अधिक मजदूर या जो भी जॉब वगैरह करते हैं वे श्रमिक कार्यरत हैं दोस्तों। तो ये रहेगा कपड़ा उद्योग। एक बार मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, वहाँ पर कपड़ा उद्योग नहीं दिया था और सबसे अधिक श्रमिक अगर कार्य कर रहे पूछा था तो रेलवे वहाँ पर आंसर था। ध्यान रखिएगा, पहले कपड़ा उद्योग, अगर कपड़ा उद्योग आपका आंसर में नहीं है तो रेलवे उद्योग उस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गर्म रेगिस्तानों में और उसके आसपास की हवा की धूल से बनने वाली मिट्टी कौन सी है? देखिए गर्म रेगिस्तान और उसके आसपास हवा की धूल से बनने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो चिकनी मिट्टी है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं देखिए गर्म हवाएं चलेंगी या तेज़ हवाएं चलेंगी तो धूल अपने आप उड़ कर दूर चली जाएगी, और जो चिकनी मिट्टी है दोस्तों वो उसी सतह पर जमी रहेगी, यानी कि चिकनी मिट्टी वहाँ बच जाएगी और धूल वगैरह उड़ कर चली जाएगी, तो वहाँ पर ओनली जो बचेगी वो बचेगी दोस्तों चिकनी मिट्टी। और चिकनी मिट्टी दोस्तों आपसे भी जान ले कि बहुत ज़्यादा पानी पीती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़्यादा पानी पीने वाली मिट्टी कौन सी है? तो चिकनी मिट्टी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हमने चिकनी मिट्टी लगा दी है, पानी नहीं पिएगी, इसके ऊपर से पानी निकल जाएगा, लेकिन जो खेतों में होती है दोस्तों या जोड़ वगैरह में होती है, आपसे भी जान लो चिकनी मिट्टी होती है और सबसे ज़्यादा पानी की क्षमता, सोखने की क्षमता उसमें होती है। कई बार एग्जाम HSSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो किस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, वो चिकनी मिट्टी वहाँ पर आंसर नहीं देता, या तो एलुवियल सोयल देगा, नहीं तो आपको चिकनी मिट्टी मिलेगी दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तांग सम्राट चीनी दूतावास किसके दरबार में भेजा गया था? ये तांग लिखा दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे की ऐसे प्रिंट होकर आता तांग, अगर इसका दूसरा ही नाम पढ़ेंगे हवेन स्वांग, इस तरीके से रहेगा दोस्तों। तो ये आता हर्षवर्धन के दरबार में, और हर्षवर्धन आपसे भी जानते हैं हरियाणा के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थानेसर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। और उसके बाद जैसे आप हरियाणा की हिस्ट्री में जिक्र करेंगे इनके भाई प्रभाकर वर्धन राज्यश्री, एक पूरी कहानी है दोस्तों। फिर इसने जो है ना कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, जहाँ पर इसकी बहन राज्यश्री का विवाह हुआ था। उसके बाद आप हिस्ट्री में आप पढ़ोगे हरियाणा की हिस्ट्री में। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, किस सांप के लिए आहार मुख्य रूप से उसके सांपों से बना होता है? यानी कि देखिए दोस्तों क्या है कि कोई सांप है वो छोटे सांपों को खाता है, दूसरी सांप की प्रजातियों को खाता है, यानी कि वो उसका ही आहार वे दूसरे सांप हैं। तो आप इसका आंसर है दोस्तों किंग कोबरा। आप इसे जानते हैं कि किंग कोबरा जो है अपने से छोटे सांपों को या दूसरी प्रजाति के सांपों को खा जाता है, तो उसके लिए वो भोजन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया? वीडियो देखें दोस्तों, अच्छी लग रही तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन से भी देखिए दोस्तों, अभी MTS में भी आ रहे हैं, बच्चों के कमेंट और मैसेज लगातार आते हैं कि सर आपने उस वीडियो में करा था, उस वीडियो के क्वेश्चन हमारे पेपर में आए। जैसे मैं इसी चैनल पर MTS पेपर सोल्यूशन भी करा रहा हूँ, वहाँ पर भी क्वेश्चन हर रोज़ एक ना एक दो शिफ्ट में दोस्तों क्या है रिवाइज हो रहे हैं। तो किस तारीख को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया? 26 जनवरी 1950 को। आपसे भी जानते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है, जब भारत जो है ना गणतंत्र, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन वगैरह और राष्ट्रपति चुने गए और भारत में गणराज्य जो है यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य शुरू हो गया, यानी कि राष्ट्रपति जो है उसका पद बन गया और राष्ट्रपति का जो शासन शुरू हो गया। तो 26 जनवरी 1950 से भारत क्या है गणतंत्र हो गया था। गणतंत्र होता दोस्तों लोगों के समूह द्वारा चुना गया, यानी कि देखिए इलेक्शंस वगैरह होते, डायरेक्ट राष्ट्रपति के इलेक्शन नहीं होते, लेकिन क्या है लोगों के समूह द्वारा चुना गया एक ऐसा राजा जो भारत देश को चलाता है। भारत देश को क्या किसी भी गणतंत्र देश को चलाता है। तो अगला क्वेश्चन अभी, शून्य वेक्टर बनाने के लिए गैर कोलिनियर वेक्टर की न्यूनतम संख्या की कितनी आवश्यकता होती है? तो शून्य वेक्टर बनाने और चलाने के लिए दोस्तों जो गैर कोलिनियर वेक्टर हैं उनकी न्यूनतम संख्या होती है 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात है दोस्तों USA में, अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है। उसके बाद हर्षवर्धन से फिर से क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशियन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो हर्षवर्धन के खिलाफ देखिए दोस्तों पुलकेशियन द्वितीय है, इनका युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, और जो विजय हुई थी वो हुई थी पुलकेशियन द्वितीय की। तो पुलकेशियन द्वितीय का जो सफलता थी, ये जो युद्ध जीता गया था उसका जो शिलालेख में वर्णन किया गया है, उस शिलालेख का नाम है दोस्तों ऐहोल शिलालेख। आई होल लिखा है या कहीं पर ऐहोल शिलालेख मिल जाएगा दोस्तों, तो ऐहोल या आई होल शिलालेख। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या दोस्तों 54।
अगला क्वेश्चन अभी, ग्राहम ग्रीन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ग्राहम ग्रीन ने लिखी थी भाई शक्ति और महिमा। शक्ति और महिमा पुस्तक जो है ग्राहम ग्रीन ने लिखी थी। केंचुआ और कॉकरोच दोनों के लिए कौन सी संरचना सामान्य है? देखिए केंचुआ और कॉकरोच दोनों के लिए एक ही संरचना जो सामान्य है वो है वेटल तंत्रिका कार्ड। वेटल तंत्रिका कार्ड दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया अभी, जो मुद्रा राक्षस है वो किसकी कृति है, यानी किसकी पुस्तक है? तो वो है विशाख दत्त की। ये क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मुद्रा राक्षस वाला, क्योंकि दोस्तों जब ये PDF काटी गई तो यहाँ से ये हाइड होगा था क्वेश्चन, तो ध्यान दें। भी अगला क्वेश्चन था मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, तो ये रहेगा विशाख दत्त की। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, किस अधिनियम ने भारतीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया? देखिए भारत सरकार का अधिनियम 1919 था, जिसके द्वारा जो है ना भारतीय विधानमंडल को द्विसदन बनाया गया। ये पॉलिटी में आप सभी इसके बारे में पढ़ेंगे, एक सदन, द्विसदन, और दोस्तों अलग अलग संसद के बारे में, राज्य की विधानसभा और विधानमंडलों के बारे में ये पॉलिटी का विषय आपका रहेगा। तो भारत के जो विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। और 1919 में क्या है दोस्तों, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन जो वोटिंग हुई थी वो सबसे पहले 1925-26 के अंदर हुई थी। और सिखों को वोटिंग करने का अधिकार भी 1919 में दिया गया था, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था दोस्तों, वहाँ से ध्यान रखिएगा आप 1919 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, किसके द्वारा रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है? रेत और नैप्थलीन का अगर मिश्रण है और उसको आपको अलग करना तो वो होगा भी ऊंचा अधिकार के कारण अलग, ऊंचा अधिकार के कारण अलग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उरुग्वे दौर वार्ता किस संगठन की स्थापना के परिणाम स्वरूप हुई थी? जो उरुग्वे दौर की वार्ता दोस्तों वो किस संगठन की स्थापना के परिणाम स्वरूप हुई थी, यानी कौन सा ऐसा संगठन था जिसकी स्थापना हुई, उसके परिणाम स्वरूप हुई? तो वो था दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। इसके दौरान जो है ना उरुग्वे दौर की वार्ता का जो है ना स्थापना हुई दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डायरेक्ट नहीं हुई, इससे पहले क्या है दोस्तों, जो 1947 में ना एक संगठन था GATT, GATT की स्थापना की गई थी। फिर क्या किया दोस्तों, जो GATT का नाम बदलकर जो है ना 1 जनवरी 1995 को WTO विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। तो 1995 से ही हम विश्व व्यापार संगठन के रूप में जानते हैं। उरुग्वे दौर की वार्ता इसी के परिणाम स्वरूप हुई थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान और स्टैटिक क्वेश्चन है, डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो डूरंड रेखा देखिए कहीं पर क्वेश्चन के आंसर में आपको मिलेगा भारत और अफगानिस्तान, कहीं पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। ये सभी आंसर आपके ठीक है दोस्तों। तो पहला प्रायोरिटी आपको देना है, अगर ऑप्शन में आपको भारत अफगानिस्तान मिले तो भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान मिले पाकिस्तान अफगानिस्तान, और पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत भी मिल जाए तो तीनों ही आंसर आपके ठीक रहेंगे। किसने कहा भारत में कोई गुलामी नहीं थी, यानी कि ये किसका कथन था दोस्तों कि भारत कभी गुलाम नहीं रहा? तो ये कथन था दोस्तों मैग्नीज का, माफ कीजिए मेगास्थनीज का, जो सेल्यूकस निकेटर इसका राजदूत होता था दोस्तों। मेगास्थनीज इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका दोस्तों मेगास्थनीज की, और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे ने बच्चों के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? तो सत्यजीत रे ने बच्चों के लिए फिल्म बनाई थी सोनार का किला दोस्तों। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ना कि सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज का। ये और इसकी एक बुक बहुत बार पूछी जाती है, इंडिका नामक पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की। सत्यजीत रे ने बच्चों के लिए कौन सी फिल्म बनाई है भाई? तो ये बनाई सोनार का किला। अब मानव मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी करने के लिए विनिमय केंद्र है, यानी मेडुला ओब्लोंगेटा दोस्तों? क्या है जो लगभग इच्छा से रिलेटेड दोस्तों, इच्छा से और ऑटोमेटिक सिस्टम से जो होता ना आपका, यानी कि जो एक तरीके से मैं बताऊं डायरेक्ट संबंध होता है, तो वो होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा जो मस्तिष्क के 4 पार्ट हैं उनमें से एक है, और उनमें से दोस्तों हिस्सा निकलने उल्टी करने के लिए विनिमय के अंदर है, ये सेरिब्रम के अंदर आता है दोस्तों इसका पार्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की अवधि क्या है? तो जो वित्तीय आपातकाल लगाना होता है दोस्तों, इसमें जो है ना पहले 2 महीने में वित्तीय आपातकाल की घोषणा से संबंध प्रस्ताव पेश करना होता, पारित करना होता, तब जाकर वित्तीय आपातकाल लगता दोस्तों। यानी कि पहले 2 महीने में जो है ना अगर वित्तीय आपातकाल लगाना तो संसद में पेश होगा, पारित होगा, तब जाकर कहीं वित्तीय आपात लगाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी कि कौन सा देश पूरी तरीके से भूमि से घिरा हुआ है, यानी कि स्थल या लैंडलॉर्ड कंट्री पूछे गए हैं। तो देखिए ये 2-3 देश हैं दोस्तों, मंगोलिया, जामीबिया, बोलीविया, और चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन में था भी ऑल ऑफ दीज,
तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा देश पूरी तरीके से भूमि से घिरा हुआ है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी हैं, तो ये है मंगोलिया, नामीबिया और बोल्विया दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी राष्ट्रीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड भाई। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान कौन से कारीगर निलंबित नहीं किए जा सकते। कारीगर दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल आएगा या फिर अनुच्छेद, थोड़ा सा वर्ड आप समझ जाइए दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान कौन से कारीगर या जो आर्टिकल मैं आपको बताऊं या अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकते। ये मैंने पहले भी बताया था सुबह आज एमटीएस के पेपर में। तो ये हैं दोस्तों आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 और 21, और आर्टिकल 21 ये दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें क्या है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है। तो ये 2 अधिकार ऐसे हैं, 20 में है दोस्तों जीवन जीने का अधिकार और 21 है शिक्षा का अधिकार। ये दोनों निलंबित नहीं किए जा सकते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एस्को की शुद्धि के लिए फ्लोटेशन विधि में किस तेल का उपयोग किया जाता है। तो ये है पाइन तेल भाई। एस्को की शुद्धि यानी कि और को अगर आपको प्यूरीफाई करना है या जो है प्योर फॉर्म में लेकर आना है तो फ्लोटेशन विधि में किस तेल का उपयोग किया जाता है अभी, पाइन तेल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं के समूह को क्या नाम है। तो इंडो आर्यन, क्योंकि इंडो आर्यन की सभ्यता से रिलेटेड ही दोस्तों जो है बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी भाषा संबंधी प्रॉब्लम सबसे पहले थी, लेकिन जो है इंडो आर्यन के आने से ही जो मध्य एशिया वगैरह से आए थे, चाहे आर्य हों उनमें और भी हों दोस्तों, तो उन्हीं के द्वारा जो है ना भाषाई ज्ञान हमारे यहाँ के जितने भी आदिवासी हुआ करते थे पहले दोस्तों, फिर धीरे धीरे जनजाति आदिवासी आए, तो उनके द्वारा जो है ना इंडो आर्यन भाषाओं के समूह के दौरान ही, क्योंकि दोस्तों देखिए पहले समूह वगैरह में जो भी मिली जुलते थे तो उस तरीके की यानी कि ग्रुप, एक तरीके से जो है ग्रुप की भाषा का माहौल का फर्क पड़ता है। तो इंडो आर्यन भाषा के समूह अब भी जो ना भारत में ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त सबसे पहली धातु थी भी तांबा। ये थे दोस्तों आपके सीईटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये थोड़े से और क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों, इनको भी कर लेते हैं। 5-7 क्वेश्चन और आपके बचते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों शेयर कर दें, क्योंकि एमटीएस सीईटी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन अभी, किस शासक ने पूर्वी भारत की कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो किस पूर्वी शासक ने जो ना भारत की कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, ये था दोस्तों शाह आलम सेकंड। अंतिम मुगल शासक था दोस्तों ये शाह आलम सेकंड, इसने जो है दीवानी प्रदान की थी जो ना पूर्वी भारत की कंपनी को। अगला क्वेश्चन साइंस से है, किन रेडियो तरंगों द्वारा निरंतर आयाम उत्पन्न किया जा सकता है, यानी एम्पलीट्यूड उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये है दोस्तों थरथराने वाला, यानी कि कंप कपाने वाला दोस्तों, थरथराने वाला, कंप कपाने वाला, वाइब्रेशन, ये सभी एक ही वर्ड है दोस्तों। यानी क्वेश्चन की सेंस पर ध्यान दीजिए, आयाम, वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड उत्पन्न किया जा सकता है। तो थरथराने वाला, कंपन वाला, इस तरीके से दोस्तों। यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इसका आंसर रहेगा 21 सितंबर। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेज की 2 वीडियो 2 पार्ट में है दोस्तों, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज, सभी डेज कराए गए हैं, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो सीईटी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा डेज से, और एमटीएस में हर शिफ्ट में एक बुक, डांस और डेज जरूर पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो आप चेक कर लें, देख लें दोस्तों, जिसका भी एमटीएस वगैरह का एग्जाम है। अगला क्वेश्चन अभी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी। ये योजना शुरू हुई थी दोस्तों 2005 में। इसका क्या अभी, राजीव गांधी जो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, यानी कि लगभग सभी गाँवों में बिजली पहुँचाना, तो ये योजना थी दोस्तों राजीव गांधी के नाम पर चलाई गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु अगर आपसे क्वेश्चन दे दे, आंसर दे दे, तो देखिए ये रहेगा महान निकोबार। और ये महान निकोबार दोस्तों निकोबार के पार्ट है, जो अंडमान और निकोबार है दोस्तों, अंडमान के अलग पार्ट हैं 3-4, निकोबार के अलग हैं। जैसे निकोबार में कार निकोबार, मध्य निकोबार, महान निकोबार, इस तरीके से हैं। तो जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों वो रहेगा महान निकोबार में भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंगाल में कौन सा कारखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था। बंगाल में कौन सा कारखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया, कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था भी हुगली में, हुगली में ये स्थापित किया था बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा जो है ना कारखाना।
अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण के विकास को जानने के लिए इसका क्या उपाय है, यानी क्या किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो है ना हम दोस्तों क्या है, गर्भाशय में जो भ्रूण है उसकी स्थिति परिस्थिति सब कुछ जान सकते हैं। और जो है ना पहले यही होता था कि भी अल्ट्रासाउंड वगैरह करके जानकारी प्राप्त कर ली जाती थी कि लड़का है लड़की है, इसके लिए भ्रूण हत्या की जाती थी। अब इस पर दोस्तों बहुत सारी जो जांच पड़ताल होती हैं और कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध भी दोष संबंधित किया गया है, जुर्माना वगैरह और सजा का इसमें प्रावधान है। तो जो गर्भाशय में भ्रूण के विकास को जानने के लिए उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। तो दोस्तों ये थे CET मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भी और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, अपना साथ बनाए रखें। हैव ए नाइस डे भाई।